तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मास, मोशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेंगे मैकेनिक्स में। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर the same conditions of the temperature and pressure equal volumes of all gases contain equal number of molecules। तो ये पार्टिकुलर जो लॉ है दोस्तों, ये एवोगाड्रो लॉ है। एवोगाड्रो लॉ है, ठीक है। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे, 1812 में इन्होंने ये लॉ दिया था, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने कहा कि जो सेम कंडीशन में, जो सेम कंडीशन अगर टेम्परेचर का हो, प्रेशर का हो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिकुल्स इन्होंने कहा। इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा आपको मैं एक स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो एवोगाड्रो साहब ने क्या किया, ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब लिए, दो टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब ये ले लिया और एक टेस्ट ट्यूब ये ले लिया। इसको एक सिलेंडर टाइप के जो है पिस्टन से इसको प्लेस कर दिया इन्होंने, ठीक है। सिलेंडर टाइप के पिस्टन से प्लेस किया। प्लेस करने से पहले इन्होंने इस वाले टेस्ट ट्यूब में 0.1 मोल डाला, 1 मोल ऑफ ड्राई आइस डाला, ठीक है। 0.1 मोल ऑफ ड्राई आइस इसमें डाला और इसमें डाला 0.2 मोल ऑफ ड्राई आइस, ठीक है। दोनों को ये कॉर्क से जो है प्लेस करके बंद कर दिया। इसके बाद जब ये ड्राई आइस जो है यहाँ पे गैस बन गए दोनों में, तो इन्होंने नोटिस किया कि जो वॉल्यूम था जो इस पर्टिकुलर इस वाले में, सेकेंड कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब में, वो डबल था फर्स्ट वाला जो है उसके वॉल्यूम से। तो इससे इन्होंने प्रूव कर दिया कि इक्वल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर एंड कह सकते हैं कि ऑल गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा उनके मॉलिक्यूल्स पे। ये है एवोगाड्रो का लॉ। अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कहता है ए गोलकीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल pulls his hand backward after holding the ball short at goal. This enables the goalkeeper to what? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है ना, ये क्यों किया जाता है, ताकि ये इसलिए किया जाता है दोस्तों ताकि डिक्रीज किया जा सके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को, ठीक है, डिक्रीज किया जा सके। इससे आप देखते हो ना, जब क्रिकेटर मैच खेल रहा होता है तो जब कैच पकड़ता है तो वो भी क्या करता है, अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे खींचता है। इससे क्या है ना, थोड़ा सा उसे टाइम मिल जाता है, डिक्रीज कर देता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को, ठीक है। इससे उसको चोट कम लगती है, ठीक है, चोट कम लगती है। तो आंसर होगा इसका ए। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, व्हेन ए गोलकीपर पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट गोल, ही इज इफेक्टिवली इंक्रीजिंग द टाइम। वो टाइम इंक्रीज कर रहा है ताकि जो उसके हाथ में आए बॉल तो इतना समय मिल जाए कि उसे चोट कम लगे, ताकि चेंज इन मोमेंटम हो जाए। दिस एक्शन हेल्प्स रिड्यूस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड कॉन्सिक्वेंटली द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द गोलकीपर्स हैंड्स। The principle involved in this is known as impulse momentum theorem। इसमें क्या होता है, impulse momentum theorem लगता है, which states that the change in momentum of an object is equal to the impulse applied to it। अब impulse क्या होता है, impulse होता है एक force for a very short period of time, ठीक है। impulse होता है एक force जो कि बहुत ही short period of time के लिए लगता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हेन ए स्टोन इज ब्रॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून टू द अर्थ, देन उसमें क्या होगा, ठीक है। जब स्टोन को आप उठा के लाओगे मून से अर्थ पे, तो क्या उसका मास चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि मास तो हमेशा जो है कांस्टेंट रहता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है। तो क्या मास चेंज होगा? नहीं। जितना मास है वो तो कहीं भी ले जाओ, चाहे आप उसको मून से अर्थ पे, मून से
किसी भी अदर प्लैनेट पे लेके चले जाओ, उसका मास तो जितना है उतना ही रहेगा, बट वेट चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वेट होता है। तो मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन ग्रेविटी हर जगह की कांस्टेंट नहीं होती है। जैसे कि अर्थ की जितनी भी ग्रेविटी है, वही मून पे चले जाओ तो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 ग्रेविटी होता है मून पे। तो पहला तो होगा नहीं, इट्स मास विल चेंज, इट विल नॉट बी द आंसर। सेकंड कहता है इट्स वेट विल चेंज बट द मास विल नॉट चेंज, ये सही होगा। एग्जैक्टली यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बताया था कि दो तरीके की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, दो डायमेंशंस होते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड होता है और इसमें जो है डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, सॉरी, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जबकि वही वेक्टर में आ जाओगे तो इसमें दोनों चीज होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वेयर अगर स्केलर की देखेंगे तो डिस्टेंस है। तो इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो डिस्प्लेसमेंट तो है ही वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है और इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। वेलोसिटी भी एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन और स्पीड है, तो ये भी है। फोर्स जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन वॉल्यूम, क्योंकि फोर्स में क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाता है। अब एक्सेलरेशन आ गया तो डेफिनेटली एक ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। मास खाली रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। वॉल्यूम जो है दोस्तों, ये एक सिंगल कह सकते हैं डायमेंशन वाला है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। अगेन स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, याद रखिएगा, स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वही वेलोसिटी जो है वो है, क्योंकि इसमें दो डायमेंशन होते हैं। वेलोसिटी जो होता है एक दिशा में जाता है, स्पीड जो है वो दिशा उसकी नहीं होती है। टॉर्क जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें फोर्स लगता है। टॉर्क क्या है, एक तरीके का फोर्स ही है, तो फोर्स खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क भी होगा। डिस्प्लेसमेंट हमने देखा ही था, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, तो आंसर होगा इसमें ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आंसर क्या बचेगा, प्रेशर। प्रेशर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर जो है दोस्तों एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। और करंट डेंसिटी जो होता है ये प्रोडक्ट है चार्ज डेंसिटी और वेलोसिटी का। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर सडन राइज हो जाए बैरोमेट्रिक हाइट में, तो ये क्या दिखाता है? अगर सडन राइज हो जाए बैरोमेट्रिक हाइट में, तो ये क्या दिखाता है दोस्तों? ये दिखाता है कि बहुत ही ड्राई वेदर होने वाला है। दो कंडीशन होता है दोस्तों, अगर बैरोमीटर में सडन डिक्रीज हो जाए तो वो हमें क्या दिखाता है कि भाई अब जो है तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली है, आंधी तूफान आने वाला है, जिसे हम गेल कह सकते हैं, स्टॉर्म कह सकते हैं, ये आने वाला है अगर डिक्रीज हुआ तो। ठीक है, अगर डिक्रीज हुआ बैरोमेट्रिक में हाइट, यानी कि हम जानते हैं कि क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। लो प्रेशर होता है, सडन अगर लो प्रेशर हो जाए तो हम जानते हैं कि हाई प्रेशर से हमेशा विंड जो है लो प्रेशर की तरफ बहने लगती है।
तो जैसे सडन लो प्रेशर क्रिएट होगा तो वहां से हाई प्रेशर वाला जो हवा है इसको फिल करने के लिए दौड़ेगा, बहुत तेजी से दौड़ेगा और आंधी आ जाएगी। और जैसे ही हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर वाला जो है हवा जा रहा है कहाँ पे, लो प्रेशर पे। तो यहाँ से जब हवा ही चला जा रहा है अपने साथ बहुत सारा जो है ह्यूमिडिटी लेके जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे एक्सट्रीमली ड्राई वेदर कंडीशन हो जाएगा, एक्सट्रीमली ड्राई वेदर कंडीशन हो जाएगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक इज व्हाट। दोस्तों एक पेंडुलम क्लॉक का हमेशा याद रखिएगा जो टाइम पीरियड होता है वो 1 सेकेंड का होता है। टाइम पीरियड जो होता है इज द टाइम टेकन टू कवर वन ओसिलेशन। वन ओसिलेशन का मतलब ये है कि मान लो कि एक पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम ही ले लेते हैं, ये पेंडुलम है, ठीक है। ये पेंडुलम जो है एक पोजीशन से अनदर पोजीशन में जाने में, इस पोजीशन से जो है यहाँ तक आने में जो टाइम लेता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, टाइम पीरियड कहते हैं, जिसको एक ओसिलेशन भी कहा जाता है, वन ओसिलेशन, ठीक है। यहाँ गया, फिर यहाँ से ऐसे जाके ऐसे जाता है और ऐसे ऐसे जो है चलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। Which physical quantity is represented by the ratio of momentum and velocity of body? Ratio of momentum, momentum क्या होता है, PV होता है, momentum, velocity, अच्छा मास इंटू वेलोसिटी जो होता है ये मोमेंटम कहते हैं, P इक्वल टू mv बोलते हैं। और नीचे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कट जाएगा, बचेगा क्या, मास बचेगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और अपॉन अगर वेलोसिटी कर दोगे तो वेलोसिटी कट जाएगा, बचेगा क्या, मास बचेगा। तो आंसर हमारा मास होना चाहिए। देखते हैं कहां पे है। ओके, आंसर है इसका सी यानी कि मास। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का करेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है v, जो कि हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, माइनस u जिसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन टाइम डिफरेंस, इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई गाड़ी है, ठीक है, ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी इधर को चल रही है। अब ये स्टार्ट हुआ तो मान लो कि ये इनिशियल इसका वेलोसिटी जो था, ये था 40। फाइनल वेलोसिटी जो हुआ इसका, अब इसने मतलब इस गाड़ी ने जो है अपना स्पीड बढ़ाया, ठीक है, इसमें एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेटर के पांव पे इसका ड्राइवर, अब एक्सेलरेटर पे ड्राइवर जो है पांव दबा दिया। अब ये गाड़ी जो है जो 40 की स्पीड से चल रही थी अब आ गई 40 के वेलोसिटी से 60 के वेलोसिटी में, और ऐसा हो पाया मात्र 5 सेकेंड में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हम बिठा लेते हैं। एक्सेलरेशन होगा इसका, फाइनल वेलोसिटी थी 60, इनिशियल वेलोसिटी थी 40, टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 20/5 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऐसे निकाला जाता है। फॉर्मूला है a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। आगे बढ़ेंगे। फोर्स किसका प्रोडक्ट है, फोर्स जो है दोस्तों किसका प्रोडक्ट है पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं F इक्वल टू ma होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन का ही है, ठीक है। अगर इसको समझने के लिए ये देखिए कि कोई वस्तु यहाँ पे रखी गई है, ठीक है, आपने इस पे फोर्स लगा दिया, तो वस्तु में क्या है, मास है, वस्तु में क्या है, मास है। अब आपने जैसे फोर्स लगाया तो वस्तु में एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। मान लीजिए कि वस्तु में जो है एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो अब ये वस्तु यहां से उठ के यहां पे आ गई, ठीक है। तो फोर्स कितना होगा, मान लीजिए कि इसका मास था 1 केजी, 1 केजी था इसका मास, तो हम देखेंगे कि फोर्स कितना आएगा
1 इंटू 2, यानी कि आपका फोर्स जो आएगा वो आएगा 2 न्यूटन का, 2 केजी पर मीटर, 2 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह लो या 2 न्यूटन कह लो। तो फोर्स जो होता है दोस्तों मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे। बॉल बियरिंग आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू व्हाट। देखो बॉल बियरिंग आपने बहुत जगह देखा होगा, साइकिल में भी देखा होगा। साइकिल में जो है यहाँ पे जो लगा रहता है साइकिल के पहिए में, जहाँ से एक तो इधर से आता है और एक इधर से आके आपका जो है कनेक्ट होता है ऐसे, ठीक है। और ये पहिए में जो है यहाँ पे बॉल बियरिंग लगा होता है। तो ये क्या करता है, ये जो है कन्वर्ट कर देता है स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में। और हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो स्टैटिक में ही होती है। स्टैटिक में फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है। फिर आता है स्टैटिक के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो है रोलिंग में होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रोलिंग में होता है। तो स्टैटिक में सबसे ज़्यादा स्टैटिक में होता है, सबसे कम रोलिंग में होता है। तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं जब हम बॉल बियरिंग लगाते हैं। तो आंसर होगा ए। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्स फ्रिक्शनल फोर्स? काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। तो आंसर इसका ए ही होगा, बाकी और भी ऑप्शन देख लेते हैं। केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आंसर ए होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्स फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन कहां आएगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv² होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है? हाफ mv² होती है, जहां पे हाफ है मास है और वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो मान लीजिए कि मास था यहाँ पे 10 केजी, वेलोसिटी था 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 50 5 कर लो, 5 इंटू 5 कर लो, तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा टोटल ये वैल्यू। जब काइनेटिक एनर्जी होती है तो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी है और मास भी है। कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, ये जो है इसके पोजीशन में चेंज आ रहा है, ये जो है अब ये मूव कर रही है, मूव कर रही है, इसमें वेलोसिटी आ गई है, तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो गई। इसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट होने की वजह से जो घर्षण हुई उससे क्या होगा? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है की वजह से होता है। तो आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन का तीसरा जो लॉ होता है वो उसको बोलते हैं क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है। आपने कोई एक्शन किया, उसके रिएक्शन हुआ उसके अपोजिट में, तो उसे क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया कहते हैं। तो आर्चरी में भी होता है। आर्चरी में क्या करता है? आर्चर ऐसे जो है यहाँ पे जो है बो और एरो से खेलता है। ये क्या करता है? इसको खींचता है, ठीक है। तो अब मान लो ये यहाँ पे आ गया, फिर छोड़ देता है। तो ये स्प्रिंग जो है इसको जैसे खींचा है, तो जितना खींचेगा उतना ही ये आगे जाएगा, ठीक है। जितना खींच के छोड़ेगा उतना ही ये आगे जाएगा। ये भी क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल है। रॉकेट, रॉकेट में क्या होता है? रॉकेट है ऐसे। अब इसमें जब आप देखोगे तो रॉकेट क्या होता है? जितना जेट पीछे छोड़ता है उतना ही स्पीड से ये आगे भागता है। जितना इसके पिछवाड़े से तेजी से अगर जेट निकलता है उतना ही तेजी से ऊपर जाता है। तो स्पेस रॉकेट भी एग्जाम्पल है, दोनों है। तो आंसर होगा एक से ज्यादा। वेंचुरी मीटर में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अब आ जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी।